नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इजरायल दूतावास के बाहर धमाके में पुलिस को सीसीटीवी में बड़ा सुराग मिला है, जिसमें एक कैब से 2 व्यक्ति उतरते दिख रहे हैं। इसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शुरुआती जांच में पता चला कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद लिफाफा मिला है। लिफाफे के अंदर मौजूद पत्र में धमाके को ट्रेलर बताया गया है। पत्र में लिखा है कि ईरानी सैन्य कमांडर सुलेमानी और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादेह की जान का बदला लिया जाएगा। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए बम विस्फोट के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने इसे संदिग्ध हमला बताया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तत्काल इजरायल के विदेश मंत्री से बात कर कड़ी सुरक्षा का आश्वासन दिया। दिल्ली में दूतावास के नजदीक हुए विस्फोट के बाद इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि भारत इजरायलियों की सुरक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि सभी राजनयिक और दूतावास के कर्मचारी सुरक्षित एवं सकुशल हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 73वीं पुण्यतिथि है। बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें नमन किया है। बता दें कि 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम ने बापू की जान ले ली थी। मोदी आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान विधायी एजेंडा पेश किया जाएगा। इस बार परंपरागत सर्वदलीय बैठक सत्र शुरू होने के बाद आयोजित हो रही है। पीएम मोदी बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं से सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन आज 65वें दिन भी जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को हुए महापंचायत में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की घटनाओं को लेकर रोहतक के जाट भवन में सर्वखाप की पंचायत हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि हरियाणा की खापें अब किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर ट्राली के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस मनाएंगे और दिन भर उपवास रखेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखा जाएगा। उन्होंने देश के लोगों से किसानों के साथ जुड़ने की अपील की है। राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों ने सम्मान के साथ आंदोलन शुरू किया था। ऐसे में किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जंग को किसान जीत कर जाएंगे। किसानों को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई है। कृषि कानूनों पर खुद हस्तक्षेप करने से बचने और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ने का सरकार ने साफ संकेत दे दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसान संगठनों को कोई नया प्रस्ताव नहीं देगी। सरकार ने अपनी ओर से अच्छा प्रस्ताव पहले ही दे दिया है। किसान आंदोलन के चलते टोल वसूली के 600 करोड़ का नुकसान हुआ है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने बताया है कि वाहनों की आवाजाही और टोल को फ्री करने से वसूली पर असर पड़ा है। साथ ही स्टेक होल्डरों द्वारा लिए गए 9300 करोड़ से अधिक का कर्ज भी संकट में आ गया है। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए बवाल में पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों की भूमिका सामने आ रही है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान और खालिस्तानियों से सहानुभूति रखने वाले लोग किसान आंदोलन में बेहद सक्रिय हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर उपद्रवियों द्वारा फैलाई गई अराजकता की पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि संदेह है कि ये लोग स्थानीय निवासी थे। हो सकता है कि हित साधने के लिए इन उपद्रवियों को दूसरे स्थानों से बुलाया गया हो। बीकेयू लोक शक्ति ने अपना आंदोलन वापस लेने के बाद फिर धरना शुरू कर दिया है। बीकेयू प्रमुख ठाकुर शिवराज सिंह भाटी ने नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर डेरा डाले समर्थकों से गाजीपुर पहुंचने को कहा है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत के साथ हुई घटना से किसान संगठन चिंतित है। हरियाणा सरकार ने 14 और जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने किसान आंदोलन को देखते हुए किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। सभी जिलों में आज शाम 5 बजे तक ये आदेश लागू रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अपना अनशन रद्द कर दिया है। इससे पहले उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की कुछ मांगों से सहमत है। ऐसे में बातचीत से समस्या का हल निकाला जा सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी किसानों के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को कूड़ेदान में फेंकना ही इस मुद्दे का एकमात्र समाधान है। अगर सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो किसान आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता तिरंगे का अपमान, देश तोड़ने वाले अराजक तत्वों का समर्थन करते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में कानून व्यवस्था भंग हो जाए। बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। इस बीच भारत और बांग्लादेश के विदेश सचिवों ने द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा की। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में हुए विकास पर चर्चा हुई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना पश्चिम बंगाल दौरा स्थगित कर दिया है। सूत्रों ने उनके दौरे के स्थगन का कारण नहीं बताया। इस यात्रा के दौरान उन्हें शनिवार और रविवार को 2 रैलियों को संबोधित करना था। बता दें कि अप्रैल मई में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। संसद के बजट सत्र का पहला चरण अब 15 फरवरी के बजाय 13 फरवरी को समाप्त हो सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि ऐसा करने पर कामकाज के कुल दिनों की संख्या समान रहेगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कई पार्टियों के नेताओं ने इस पर सहमति जताई है। अगले महीने बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया 2021 शो में DRDO अपने 300 उत्पाद और तकनीक दुनिया के सामने पेश करेगी। इसमें देश की पहली स्वदेश निर्मित क्रूज मिसाइल निर्भय भी शामिल होगी, जिसे अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल का भारतीय संस्करण भी कहा जाता है। यूएनएससी में भारत ने दहशतगर्दी के लिए बच्चों को भर्ती किए जाने का मुद्दा उठाया है। यूएनएससी में भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने कहा है कि दहशतगर्दी में नया ट्रेंड उभर कर सामने आ रहा है, जिसमें संगठन अपने नापाक इरादों के लिए बच्चों की भर्ती कर रहे हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान की समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरह का सैन्य टकराव दोनों देशों और दुनिया पर भीषण असर डालेगा। उन्होंने कहा कि सीमा पर टकराव की स्थिति में कमी लाना आवश्यक है। WHO ने कोरोना वायरस के नए रूप के सामने आने के प्रति दुनिया को आगाह किया है। WHO ने कहा है कि लोगों को कोरोना वायरस के और म्यूटेशन देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। बता दें कि यूके और दक्षिण अफ्रीका में अधिक संक्रामक स्ट्रेन सामने आए हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,33,000 के पार पहुंच चुका है, जिसमें अभी तक 1,54,147 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 13,083 मामले सामने आए, वहीं 137 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,25,00,000 से ज्यादा हो गया है। इसमें अभी तक 22,14,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 7,43,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अमेरिका में वैक्सीनेशन में मदद के लिए नेशनल गार्ड्स की मदद ली जा रही है। देश भर में अब तक 33 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को 4,40,681 लोगों का टीकाकरण किया गया। अभियान के 14वें दिन प्रतिकूल प्रभाव की 213 सूचनाएं मिली हैं। कोरोना के चलते बंद हुई तेजस एक्सप्रेस 14 फरवरी से एक बार फिर शुरू होने जा रही है। तेजस एक्सप्रेस लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई अपने दोनों रूटों पर चलेगी। IRCTC ने बताया कि तेजस ट्रेन सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी नागरिकों के लिए गोद लेने का एक समान कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि आजादी के 73 साल बाद भी मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के लिए गोद लेने के कानून नहीं है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का सितम जारी है। यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसका असर ट्रेनों की रफ्तार पर भी पड़ रहा है। कोहरे के चलते 10 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही है। नेपाल सरकार ने भारत चीन सीमा से जुड़े अपने 30 बॉर्डरों को सशक्त खोल दिया है। इसमें उत्तर बिहार से लगे 1 दर्जन से अधिक बॉर्डर शामिल हैं। नेपाली नागरिकों को निर्बाध आवाजाही की अनुमति दी गई है, जबकि भारत के नागरिकों के लिए कुछ शर्त का पालन करना जरूरी है। यूपी सरकार ने कोरोना के मद्देनजर प्रदेश में लागू प्रतिबंधों में कुछ और ढील देने के निर्देश दिए हैं। नई गाइडलाइन के तहत किसी हाल में कमरे में निर्धारित क्षमता के 50% पर अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है। यह अनुमति फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता के साथ होगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष टोनी ब्लिंकन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती साझेदारी की पुष्टि की। ब्लिंकन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। हरियाणा में 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल 1 फरवरी से खुल जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि स्कूल का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। छात्रों को किसी भी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से एक प्रमाण पत्र लाना होगा कि उनमें कोविड-19 का लक्षण नहीं है। उत्तर प्रदेश में अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। सीएम योगी ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने भंडारण गोदामों और सभी क्रय केंद्रों को जियो ट्रेनिंग कराने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को समस्या नहीं होने दी जाएगी। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर और अन्य पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई विपक्ष के साथ मीडिया को परेशान करने और डराने का प्रयास है। ये लोकतंत्र की सभी परंपराओं के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस थानों से शीर्ष 10 अपराधियों की सूची हटाई जाएगी। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है। अदालत ने कहा कि यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि निगरानी के लिए बड़े अपराधियों की सूची तैयार की जा सकती है।
मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माताओं की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस बारे में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई मार्च से पहले सप्ताह में होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निगम चुनाव न कराने के लिए ममता सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने निर्देश दिया है कि बंगाल में जल्द से जल्द नगर चुनाव कराए जाएं। निर्वाचन आयोग सभी आवश्यक कदम उठाए क्योंकि पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। दिल्ली में 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए 5 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा संस्थानों को भी खोल दिया जाएगा। वहीं पंजाब में 1 फरवरी से स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी। लखनऊ मेट्रो ने अल्ट्रावायलेट किरणों से ट्रेन के सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है। अल्ट्रावायलेट किरणों से कोच को सैनिटाइज करने वाली ये भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। बता दें कि न्यूयॉर्क मेट्रो ने इस प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। लखनऊ मेट्रो ने इससे प्रेरणा ली है। राजस्थान विधानसभा का सत्र हंगामेदार होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि बीजेपी कर्ज माफी, भ्रष्टाचार, अराजकता के मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। राज्य की कानून व्यवस्था दयनीय स्थिति में है। सरकार को पेट्रोल डीजल पर 10% वैट कम करना चाहिए। पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण इस साल पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि टर्मिनल भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। ये 1920 वर्ग मीटर में तैयार होगा और 300 यात्रियों को संभालने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका मकसद स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि छपाई न होने से आम लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। अर्थव्यवस्था पर सरकार के दावे सही नहीं है। सीबीआई निदेशक आर.के. शुक्ला ने नई वेबसाइट की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि नए पोर्टल से लोगों को केस संबंधी जानकारी आसानी से मिलेगी। ये cbi.gov.in पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा है कि ये पोर्टल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। ग्रेटर नोएडा से आगे बुलंदशहर के रास्ते में नया नोएडा बसाया जाएगा। इसके लिए दादरी सिकंदराबाद की तहसील के 80 गांव नोएडा विकास प्राधिकरण से जोड़ दिए गए हैं। इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निवेश क्षेत्र विकसित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेजियम जोन में 4108 पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी है। इससे मथुरा झांसी के बीच नई रेल लाइन बिछाने का रास्ता साफ हो गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि प्रस्तावित रेलखंड 274 किलोमीटर का है। ये बेहद उपयोगी योजना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू कर दिया जाए। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण पहले की तरह जारी रखा जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।